अमेरिकी उपराष्ट्रपति के इस बयान से ये बात और भी साफ हो जाती है कि ईरान के लिए हालात कितने गंभीर हैं और दुनिया के मंच पर तनाव किस लेवल पर पहुंच चुका है। तो देखिए, एक तरफ तो क्या है, दुनिया भर से टेंशन वाली खबरें हैं। अमेरिका ईरान की बातचीत फेल हो गई, अपने देश में फ्यूल पर ड्यूटी बढ़ गई, मतलब सब कुछ नेगेटिव। और दूसरी तरफ बाजार है कि टस से मस नहीं हो रहा। कमाल है ना। तो आखिर हो क्या रहा है? इसे समझने के लिए सबसे पहले उन वजहों को देखते हैं जो मार्केट पर ये सारा दबाव बना रही हैं। देखिए, मामला ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो गई और अब अमेरिका ने अपने युद्धपोत तैनात करने का प्लान बनाया है ताकि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए कोई पेमेंट ना मिल सके। ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के इस बयान से ये बात और भी साफ हो जाती है कि ईरान के लिए हालात कितने गंभीर हैं और दुनिया के मंच पर तनाव किस लेवल पर पहुंच चुका है। अच्छा, अब अपने देश की बात करें तो यहाँ भी चुनौतियाँ कुछ कम नहीं हैं। सरकार ने डीजल और एविएशन फ्यूल जैसे अहम ईंधनों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी काफ़ी बढ़ा दी है। हाँ, इस कदम से लोकल लेवल पर महंगाई को कंट्रोल करने में तो मदद मिलेगी, लेकिन जो प्राइवेट रिफाइनरी कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं, उनके प्रॉफिट पर सीधा असर पड़ेगा। तो सवाल वही है, इतनी सारी नेगेटिव खबरों के बावजूद मार्केट गिर क्यों नहीं रहा? इसका जवाब चार्ट्स में छिपा है और सच कहूं तो ये काफी हैरान करने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट में बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन देखने को मिले हैं। अब इन गैप से होता क्या है कि जो पिछले रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और मार्केट को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप मुंबई से दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अचानक आप खुद को कश्मीर में पाते हैं। फिर वहां से वापस आने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि आप भोर पहुंच गए हैं। मतलब रास्ता पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट में ये गैप्स ठीक यही काम कर रहे हैं, जिससे ये पता लगाना मुश्किल है कि मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस आखिर है कहाँ। लेकिन इस सारी कंफ्यूजन और उथल-पुथल के बीच सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो पूरे मार्केट के लिए एक एंकर की तरह काम कर रहा है, और वो मैजिकल नंबर है निफ्टी इंडेक्स के लिए 23,500। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये जो लेवल है ना, ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा बन गया है। समझ लीजिए कि यही वो मजबूत फर्श है जो इतनी सारी नेगेटिव खबरों के बाद भी मार्केट को थामे हुए हैं। और देखिए, जब तक हम इसके ऊपर टिके हैं तब तक बाजार में तेजी की उम्मीद, मतलब कि बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है। तो अब जब हमें ये इतना जरूरी लेवल पता चल गया है, तो इसके आधार पर एक साफ और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। तो यहाँ निफ्टी के लिए एक स्पेसिफिक प्लान है। अगर शॉर्ट करना है तो 23,745 के नीचे एक 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज होने का इंतजार करें, और अगर लॉन्ग जाना है तो 23,920 के ऊपर एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज होने दे। हाँ, एक बात और, इन दोनों लेवल्स के बीच के जोन में ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। और बिल्कुल यही लॉजिक बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर भी लागू होता है। बैंक निफ्टी के लिए जो खास लेवल्स हैं वो हैं 55,010 और 55,900, जबकि सेंसेक्स में 77,100 के ऊपर एक अच्छा लॉन्ग मौका बन सकता है। अच्छा, तो इस पूरे मार्केट सिनेरियो का इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेडिंग के लिए क्या मतलब है? चलिए 3 स्टॉक्स पर फटाफट नजर डालते हैं। डिक्सन और तिरुमलाई केमिकल दोनों ही अभी एक बेस बना रहे हैं, मतलब खरीदने का कोई क्लियर सिग्नल नहीं है। वहीं भारती एयरटेल बुलिश तो है, पर इस लेवल पर एंट्री लेना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? धैर्य। किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा लगाने से पहले मेन मार्केट यानी निफ्टी को अपनी दिशा कंफर्म करने दें। निफ्टी का एक क्लियर सिग्नल ही सबसे अच्छा गाइड साबित होगा। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हम सब देख रहे हैं टेक्निकल मजबूती और फंडामेंटल कमजोरी के बीच एक क्लासिक लड़ाई। क्या बाजार का 23,500 का ये टेक्निकल केला इन ग्लोबल दबावों के सामने टिक पाएगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।